हेलो नमस्कार साथियों। आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में हम सभी बिहार स्पेशल का बिहार करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज का जो न्यूज़ है बेसिकली 27 अप्रैल 2026 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज की जो न्यूज़ है ना, इसमें हम लोग चार इंपॉर्टेंट न्यूज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। एक तो जमुई रेलवे स्टेशन और वंदे भारत को लेकर, दूसरा राजेंद्र नगर टर्मिनल से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, इसके बाद पश्चिमी चंपारण से रिलेटेड, और फिर बिहार गीत से रिलेटेड न्यूज़ आई है। इन चार न्यूज़ पे आज हम लोग फोकस करेंगे और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है, जो 72वें बीपीएससी में पूछी जा सकती है, उस पर भी फोकस करेंगे। देखिए, पहले तो ये समझिए, इस न्यूज़ को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारी न्यूज़ का जो सोर्स है, वो सोर्स क्या है बच्चों। तो पहला है पीआईबी बिहार, जनसत्ता, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, गवर्नमेंट साइट्स और सोशल मीडिया हैंडल जैसे एक्स इंस्टा पे जो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो भी अपडेट डालती रहती हैं, वो हमारा बेस है। और आपको भी जो अपनी बिहार करंट अफेयर है, इसी सोर्स से रेडी करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये पहली न्यूज़ है ना, जमुई रेलवे स्टेशन पर पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज, है ना। देखो, अभी ऐसा हुआ है कि जो हमारे सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने जमुई स्टेशन पर वंदे भारत जो एक्सप्रेस है उसके स्टॉपेज की स्वीकृति दे दी है, एक्सेप्टेंस कर ली है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि होगा कब से होगा, लेकिन इसकी स्वीकृति मिल चुकी है, ये याद रखिएगा। तो यहीं पर आपको बीपीएससी फंसाएगी कि भाई इसकी कंफर्म्ड जो है एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, स्वीकृति मिली है सांकेतिक तौर पर, ये याद रखेंगे आप, है ना। दूसरी चीज ये है कि देखो भाई, अगर ये व्यवस्था अगर लॉन्च हो जाती है, अगर ये स्टॉपेज की स्वीकृति फाइनली कंफर्म कर दी जाती है, तो जमुई के जो रहने वाले लोग हैं और जो रेलवे स्टेशन के अगल बगल जो रहने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी सुविधा होगा। खास तौर पे जमुई का जो ट्रेड और ट्रैवल या फिर कह सकते हैं पर्यटन का जो क्षेत्र है, काफ़ी सुगम हो जाएगा, काफ़ी डेवलपमेंट के इससे आसार नजर आएंगे। एक चीज़ और याद रखना है कि इस पर्टिकुलर जो फैसले से केवल स्थानीय लोगों को बेनिफिट नहीं होगा, जो भी यात्री उस पूरे जोन से आना जाना डेली करते हैं, उनको भी इससे बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले एक सवाल खड़ा हो जाता है कि ये जो जमुई रेलवे स्टेशन है, इसकी सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी, कब इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। पहले समझो, जमुई रेलवे स्टेशन का जो कोड है वो जेएमयू है ना। और इसका जो जोन है ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, ये याद रखेंगे, ईसीआर है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर जमुई रेलवे स्टेशन से बात करें, दानापुर डिवीजन में आता है। झाझा किऊल इसका सेक्शन है, याद रखेंगे। लगभग 1900 के आसपास जमुई रेलवे स्टेशन की शुरुआत की गई थी, है ना। अच्छा, ये कंफर्म नहीं है, आपसे बीपीएससी प्राइमरली माइक्रो डेटा नहीं पूछेगी कि किस ईयर में शुरू किया गया था, ये रेयरली पूछती है बीपीएससी, है ना। लेकिन याद रखना 1900 में, है ना, इसकी शुरुआत की गई थी जमुई रेलवे स्टेशन की। जब हम बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस का, देखो भाई, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, इसका पुराना नाम ट्रेन 18 था। क्या था इसका पुराना नाम? ट्रेन 18 था। वंदे भारत एक्सप्रेस का जो पुराना नाम था वो ट्रेन 18 था। इसको 2019 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ना, मतलब सुपर फास्ट के कैटेगरी में इसको हम डाल सकते हैं, पैसेंजर ट्रेन नहीं है, इतना याद रखेंगे। इसकी जो मैक्सिमम जो स्पीड है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे के अनुसार ये चलती है। 160 150 इसका प्रति घंटे जो है किलोमीटर का इसका रफ्तार है। एक चीज़ और याद रखना कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसको जो बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में है, आईसीएफ, है ना, ये याद रखेंगे। आमतौर पे बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेती है। और ये इंडियन जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, बेसिकली गवर्नमेंट की है, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट ने ही इसको बनाया हुआ है ना। थोड़ा ये क्या है ना कि इसका ये सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन से टाइप है ये, ठीक है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, ये रूट वाइज बदलते रहता है। लेकिन एक चीज याद रखना कि जमुई वाला अभी कंफर्म नहीं हुआ, इसका एक्सेप्टेंस नहीं मिला है कि जमुई रेलवे स्टेशन पे पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज होगा ही। दूसरी जो न्यूज है वो आईएसबीटी, है ना, राजेंद्र नगर टर्मिनल से रिलेटेड है। न्यूज क्या है कि भाई, आईएसबीटी और राजेंद्र नगर टर्मिनल से रेलवे स्टेशन तक जुड़ेगी पटना मेट्रो, ये टाइटल है, ठीक है। अब ध्यान से समझो भाई, न्यूज ये है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, है ना, जो अभी नए मुख्यमंत्री हमारे बने, इन्होंने नगर विकास और आवास और पंचायती राज तथा पर्यटन विभाग की इन्होंने बेसिकली मीटिंग ली। और इस मीटिंग में इन्होंने ये बोला कि देखो, पटना मेट्रो रेल जो है उसको लेकर मैं जो निर्देश दे रहा हूं, उसको आप लोगों को लागू करना है। निर्देश ये था कि भाई, आपस में, है ना, जो ये जो आईएसबीटी और राजेंद्र नगर टर्मिनल है, इसको
इससे जो है रेलवे स्टेशन तक जोड़ने का प्रयास करेंगे पटना मेट्रो। इससे क्या होगा कि एक यात्रियों के लिए सुगम होगा, स्मार्ट सिटीज का जो पूरा कंसेप्ट है वो भी फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। तो न्यूज़ यही है, इससे ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में आपको नहीं जानना है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें जानना है तो ये जानना है कि जो पटना मेट्रो है इसकी जो शुरुआत हुई थी 2019 में हुई थी। तो ये याद रखेंगे 2019 में पटना मेट्रो की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके 2 कॉरिडोर हैं। ठीक है, और जो इसको डेवलप करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, यानी जिसको आप डीएमआरसी कहते हो। ये याद रखना, जो रेलेवेंट फैक्ट है वो हम लोग को याद करना है। ठीक है, अब इसका गोल क्या है भाई? पटना मेट्रो का गोल यह है कि देखो ट्रैफिक को कम करना, चूंकि जो पटना है अब वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है पॉपुलेशन के सेंस में एक सिटी बन चुकी है, कैपिटल बन चुकी है, और ऐसी स्थिति में ट्रैफिक को कम करना बिहार सरकार का प्रथम उद्देश्य है। इससे फास्ट अर्बन डेवलपमेंट भी होगा, फास्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट होगा, है ना। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी है जिसमें बस, ट्रेन और मेट्रो तीनों को कनेक्ट किया जाएगा। तो वही उससे ही रिलेटेड ये न्यूज़ है बेसिकली, जिसमें आईएसबीटी यानी जो बस टर्मिनल है, राजेंद्र नगर टर्मिनल और पटना जो मेट्रो है, तीनों को कनेक्ट करने को लेकर ये व्यवस्था लॉन्च की गई है। ठीक है, और आईएसबीटी का आपको फुल फॉर्म मालूम है, इंटर स्टेट बस टर्मिनल, जो मीठापुर में है उसको लेकर बोला जा रहा है। और आप सभी बच्चों को ये मालूम होगा कि राजेंद्र नगर टर्मिनल का कोड क्या है? आरजेपीबी। हालांकि ये सब बीपीएससी पूछती नहीं, बट यू मस्ट नो अबाउट इट। चलिए अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूज है भाई, बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा पश्चिमी चंपारण। वेस्ट चंपारण टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन पावर जनरेशन। ठीक है, तो भाई न्यूज ऐसा है कि कोल इंडिया जो बेतिया में 500 मेगावाट है ना क्षमता का सोलर पावर प्लांट डेवलप करने जा रही है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये बेसिकली जो जिस मीटिंग के बाद इसको माने ग्रीन आप कह सकते हैं, जो झंडा यानी ग्रीन फ्लैग मिला, वो मीटिंग जो उन्होंने किया था उनका नाम था कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने इस मीटिंग के दौरान ये ग्रीन झंडी दी है ना, कि भाई बेतिया में क्या होगा कि 500 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा। अब इसके लिए दिल्ली से भी कई सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कई आप कह सकते हैं कि डेलीगेट्स बिहार में आए थे, जिन्होंने बिहार सरकार के साथ मिलकर ये प्लान किया कि किस तरीके से और कैसे ये 500 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट डेवलप किया जाएगा। इवन वहाँ के जो डीएम है तरनजोत सिंह, उनका भी एक उसमें प्रेजेंस रहा। तो कोयल इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी इस बैठक में शामिल थे, जिसके बाद जो है ये अलाउ किया गया कि भाई ये परमिशन दिया गया कि भाई 500 मेगावाट क्षमता का जो है सोलर पावर प्लांट बिहार में स्थापित किया जाएगा पश्चिमी चंपारण में। अब इससे क्या होगा कि जो एनर्जी का जो सेक्टर है बिहार का, उसमें एक बहुत बड़ा क्रांति आएगा। खासतौर पे जो पश्चिमी चंपारण या उसके आसपास के इलाके हैं वहाँ पे बहुत बड़ी क्रांति आएगी। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जो वेस्ट चंपारण है बिहार का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको जानना है तो वेस्ट चंपारण इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द एरिया वाइज इन द बिहार। इसकी जो हेड क्वार्टर है वेस्टर्न चंपारण का बेतिया में है। जैसे वैशाली का जो आपने देखा होगा जो हेड क्वार्टर है वो आपका हाजीपुर पड़ जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका जो हिस्टोरिकल कनेक्शन है वेस्ट चंपारण का आप सभी बच्चों को मालूम है, चंपारण सत्याग्रह से है। और यहाँ पर सिर्फ एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, ये याद रखेंगे। वल्ली टाइगर रिजर्व इस वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है ना। और एक चीज और याद रखेंगे कि ये बॉर्डर से सटी हुई स्टेट है नेपाल से। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या होगा? अगर ये मान लो 500 मेगावाट की अगर ये पावर प्लांट अगर स्टैब्लिश कर दी जाती है तो इससे बेनिफिट क्या होगा? तो जो लोकल लोग हैं ना उनके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर ग्रोथ आराम से हो सकेंगी। ठीक है, पावर शॉर्टेज की जो आमतौर पे समस्या नॉर्थ बिहार में देखी जाती है और खासतौर पे वेस्ट चंपारण में, इसकी समस्या दूर होगी। अब वहां पर आप देखिए कि भाई जो इस एरिया से रिलेटेड जो नदियां हैं जैसे बूढ़ी गंडक, गंडक वगैरह उधर ही से होकर गुजरती है। एग्रीकल्चर जो जिसके लिए वेस्ट चंपारण आमतौर पे फेमस है वो शुगर कैन एंड पेडी है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुगर कैन एंड पेडी है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि हमें ये जो न्यूज़ है ये आपके एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको इग्नोर मत करना। ठीक है, चलो इसके बाद अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं, है ना। अगला न्यूज़ है बिहार में सरकारी आयोजनों और स्कूलों में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और बिहार गीत अनिवार्य है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझना है। ठीक है ना, ये चीज़ समझना है। ठीक है, अगली न्यूज़ इसमें हम लोग बढ़ने से पहले समझेंगे कि भाई अभी बिहार सरकार ने ये अलाउ किया है, ठीक है, कि बिहार में जो सरकारी आयोजन होगा वहाँ पर राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान इसको पूरी तरीके से अलाउ किया जाएगा।
मतलब ये कन्फर्म मैंडेटरी होगा कि हर सरकारी कार्यक्रमों में इसका पालन किया जा सके। तो भाई एक सवाल खड़ा हो जाता है कि सर ये बिहार गीत है क्या, इसके बारे में थोड़ा बता दो। देखो भाई बिहार गीत है मेरे भारत के कंठहार, है ना, तुझको सत सत वंदन बिहार। तो ये याद रखना बिहार गीत है ना। इसकी शुरुआत की गई थी 2012 में, यानी 2012 में बिहार गीत की शुरुआत की गई थी। और मजे की बात है कि बिहार गीत की जो लिरिसिस्ट माने जाते हैं वो हैं सत्यनारायण, ठीक है। इनके जो सिंगर हैं शारदा सिन्हा है, और स्टेट सॉन्ग हमारा है, ये याद रखेंगे प्रीलिम्स के लिए। तो पहला क्या है कि भाई जब भी कोई मीटिंग, यानी बिहार सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों शैक्षणिक संस्थानों के संचालन को लेकर कई नई व्यवस्था लागू की है, ठीक है। और ये बेसिकली न्यूज़ है कि जो शुरुआत होगी यानी ओपनिंग होगी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से, कार्यक्रम का आरंभ होगा। कोई भी अगर मान लो कोई भी अगर सरकारी मीटिंग हो रहा है या कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ पे शुरुआत ही होगी वंदे मातरम से। और आपको मालूम है वंदे मातरम क्या है भाई, वंदे मातरम का पूरा गान क्या है शुरुआती का, वंदे मातरम सुजलम सुफलम, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। और बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या होगा, राष्ट्रगान होगा जन गण मन, ठीक है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया था। अमार सुमार बांग्ला, बंगाल वेस्ट बंगाल सॉरी बांग्लादेश यानी बांग्ला लैंग्वेज में लिखा गया था, जो आज बांग्लादेश में इसको फॉलो किया जाता है। इसके बाद फिर जो गतिविधियां होंगी उस कार्यक्रम की उसको किया जाएगा, किसी भी कार्यक्रम की बात की जा रही XYZ। और समापन होगा बिहार गीत से। तो इससे क्या होगा ना कि सरकार का जो फैसला लिया गया कि भाई ये 3 चीजें मैंडेटरी होंगी, इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो अपनी ग्लोरी है, हमारे जो हमारी संस्कृति है ना, ये प्रमोट होगी, ठीक है। और एक इस प्रकार की जब नियमावलियां या फिर इस प्रकार के जब नियम लागू होती है तो अंततः बिहार का या किसी भी राज्य में अगर इस प्रकार का लागू होता है तो वहाँ की गौरव ही बढ़ती है। तो ये न्यूज़ था, ये 4 न्यूज़ हम लोगों ने डिस्कशन किया। और एक चीज़ याद रखेंगे आप कि ये जो 4 न्यूज़ है इसमें जो जो फैक्ट्स मैंने बताया है ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल की जो हमारी सेशन होगी उसमें भी हम लोग 1 बजे ही, यानी ये तो आज 27 अप्रैल का है, कल जो हम लोग करेंगे वो 28 अप्रैल का करेंगे, यानी एक दिन जो बैक में आई हुई न्यूज़ है उसको हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को उन बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर की नीड में है। धन्यवाद।